सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फाइनल ट्रूथ। सो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो ईरान ने कितनी मिसाइल्स लॉन्च की, कितनी मिसाइल्स को इजराइल इंटरसेप्ट कर पाया, दिस टाइप ऑफ बेसिक फैक्ट्स आपको हर एक न्यूज़ चैनल पे मिल रहे होंगे। मेरा आइडिया ये है कि आपको ये समझाऊं कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, किसने स्टार्ट किया और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, और हमारे लिए क्या लेसन हो सकता है। ठीक है। सो अगेन इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, इनको कभी भी आप लास्ट 5, 7, 10 साल का अगर देखोगे हिस्ट्री तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है ताकि मुद्दे को गहराई से समझे कि ये स्टार्ट क्यों हुआ था। ठीक है। तो इस इशू में 3 पार्टी हैं, ईरान, इजराइल और एक थर्ड पार्टी जो हमेशा रहती है यूएस और ब्रिटेन की। सो पहले बात करते हैं ईरान की। सो 1901 में क्या होता है, एक कंपनी बनती है, ऑयल कंपनी, जिसका नाम था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी या फिर एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। अब एंग्लो का मतलब ब्रिटेन और पर्शिया का मतलब ईरान। अब तेल तो ईरान में ही है, ब्रिटेन में तो है नहीं। तो ब्रिटेन यहाँ पर क्या कर रहा था इस कंपनी में? बेसिकली ब्रिटेन ने ऑयल कंपनी को, ऑयल इंडस्ट्री को डेवलप किया था ईरान में और मोनोपोलाइज कर लिया था। तो तेल ईरान का, फ़ायदा ब्रिटेन का। अब ये बात जैसे ही लोगों को समझ में आने लगी ईरान में, उनको परेशानी हुई। ऑब्वियस सी बात होगी ही होगी कि रिसोर्सेज हमारे देश के, हम तो गरीब होते जा रहे हैं और ब्रिटेन वाले मजा ले रहे हैं। सो इस बैकड्रॉप में 1951 में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं और वो इलेक्शंस यूएस स्पॉन्सर्ड थे, यूएस ने सपोर्ट किया था और मोहम्मद मुसद्दिक बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान। सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, अदरवाइज वो 30th था, 30वां प्राइम मिनिस्टर था। इससे पहले वाले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे, पर वो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। अब मुसद्दिक ने आते ही क्या किया, ये ऑयल इंडस्ट्री सारी की सारी नेशनलाइज कर दी। अब जैसे ही नेशनलाइज की तो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन के जो इंटरेस्ट थे वो हर्ट हुए। ऑब्वियस ही बात है, देखो आज के टाइम पे आपके पास अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल हैं, जैसे शेल गैस है, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर, बहुत तरह की सोर्सेज है। लेकिन 1950s में तेल का ही खेल था सारा। सो मुसद्दिक ने ब्रिटेन को ये बोला कि एक काम करो, अब झोला उठाओ और निकल लो। और ब्रिटेन बोला यार ये डायलॉग तो सुना सुना लग रहा है, तुमने हमारे ऊपर मार दिया। तो ब्रिटेन बोला वैसे तो जाने वाले हैं नहीं। तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने एक गेम रचा। उसने ये सोचा कि क्यों ना मुसद्दिक की गवर्नमेंट को गिरा दे। उसने हैरी ट्रूमैन को फ़ोन किया। ट्रूमैन वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रूमैन ने ये ऑफर ठुकरा दिया, बोला यार देखो ये जो आप काम कर रहे हो ना, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये ना वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के कॉन्सेप्ट थे, अब छोड़ो यार इन चीज़ों को, दुनिया आगे बढ़ रही है। लेकिन चर्चिल ने वेट किया। अब 1952 में क्या होता है, नवंबर में आइजनहोवर नए प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के। अब देखो यहाँ पे ना परसेप्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे कि जिस चेयर पे इंसान बैठा है उसकी पर्सनैलिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में। आइजनहोवर को खामखा खतरा महसूस हो गया। आइजनहोवर ने एक बात सोची कि यार हो क्या रहा है कि ईरान का एक बहुत लंबा बॉर्डर अर्स्टवाइल यूएसएसआर से लगता है। सी हियर, दिस इज ईरान, दिस इज अर्स्टवाइल यूएसएसआर। अब ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है यूएसएसआर से लग रहा है और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बन गई वहां पे। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान सेकंड चाइना बन जाए, क्योंकि चाइना में माओ जेडोंग आ चुका था। उनको लगा कि वहां तो चाइना में तो कम्युनिज्म आ ही गया है, ईरान में भी कहीं कम्युनिज्म ना आ जाए। तो आइजनहोवर ने फ़ोन लगाया चर्चिल को और गाना चला दिया चक दे इंडिया का, कुछ करिए नस नस मेरी बोले। चर्चिल बोला यार हम तो पहले से तैयार थे। तो CIA और MI6 ने मिलके मुसद्दिक की गवर्नमेंट को गिरा दिया 1953 में। अब इस गवर्नमेंट को गिराने का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक सटल मैसेज गया और वो मैसेज आज तक मुस्लिम वर्ल्ड में इंटैक्ट है। और वो मैसेज ये था कि इवन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई गवर्नमेंट को भी गिरा दिया जाएगा अगर वो वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेंगे। अब वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी और ये सारे वेस्टर्न पावर्स डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हैं, तो उस गवर्नमेंट को क्यों गिराया गया? अब ये मैसेज आज तक मुस्लिम वर्ल्ड में इंटैक्ट है। सो उस गवर्नमेंट को गिराने के बाद ना एक डीप डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ उस रीजन के ईरानियन लोगों के और वेस्टर्न पावर्स के बीच में।
ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया। अब 53 में मुसद्दिक तो चला गया, उसकी जगह यूएस ने क्या किया, अपना पपेट बिठा दिया, मोहम्मद रजा पहलवी। अब क्या होता है, जब पपेट बिठाया गया ना, तो ऑब्वियस बात है वो सारे डिसीजन किसकी फेवर में लेगा, जो वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट में होंगे वही डिसीजन लेगा वो। उसने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। नो डाउट कि कुछ इंप्रूवमेंट हुई इकोनॉमी में, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट का जो बेनिफिट था ना, वो एक अपर टीयर के लोग थे ना, वहां पर गया, लोअर टीयर के लोगों के पास बेनिफिट नहीं गया। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी देश होता है, वहां पे ब्रॉडली 3 ग्रुप होते हैं। पहला होता है केजरीवाल ग्रुप, आम आदमी। अब आम आदमी ये देख रहा है कि यार इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, हम और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी डिससेटिस्फाइड थे रजा पहलवी से, जो कि पपेट था यूएस का। दूसरा ग्रुप होता है इंटेलेक्चुअल क्लास। ये इसलिए परेशान थे कि उन्होंने देख लिया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी गिरा दिया, और ये जो वेस्टर्न पावर्स जो डेमोक्रेसी बोलते हैं, वही डेमोक्रेसी हमें क्यों नहीं दे रहे। भाई आपने एक मोनार्क बिठा दिया रजा पहलवी, कम से कम उसके बाद इलेक्शन तो करवाओ, किसी को बोलने की आज़ादी तो दो ना। तो बोलने की आज़ादी, राइट टू डिसेंट नहीं था। तो डेमोक्रेसी में अगर डिसेंट नहीं है तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की सबसे फाइन चीज़ क्या है, क्रिटिसिज्म, एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर क्रिटिसिज्म। बोलते तो हैं कम से कम। अब वो डिसेंट यहाँ पर नहीं था, तो ये क्लास भी डिससेटिस्फाइड थी कि यार जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे, कुछ और गेम चल रहा है। फिर इसके बाद एक तीसरा ग्रुप भी होता है जिसे कहते हैं क्लर्जी, उलेमा, दैट मीन्स ऑर्थोडॉक्स पीपल, ऑर्थोडॉक्स पुरातनवादी। अब इनका दिमाग इतना नहीं होता है, ये संस्कार और संस्कृति से फालतू सोचते ही नहीं। ये यूं परेशान थे कि यार हमारी जो सभ्यता है इसके ऊपर वेस्टर्न सभ्यता थोपी जा रही है, इसलिए ये भी परेशान थे। अब ये तीनों के तीनों ग्रुप हालांकि एक दूसरे से अलग अलग थे, लेकिन एक कॉमन इंटरेस्ट था इनका। इन्होंने फाइनली 1979 में क्या किया, ईरानियन रेवोल्यूशन। और उस रेवोल्यूशन में जो पपेट था ना यूएस का, वो हटा दिया गया, और आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी आते हैं वहाँ पे, आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी। और ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार आज तक चल रही है, ठीक है। सो ईरान की हिस्ट्री से हमें ये समझ में आता है कि इन लोगों के अंदर ना एक डीप डिस्ट्रस्ट है वेस्टर्न पावर्स को लेके, ठीक है। अब आते हैं हम इजराइल के ऊपर। नो डाउट ज्यूज का ना, इस पैलेस्तीन वाला जो एरिया है ना, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल कनेक्शन है, 1000-2000 साल पुराना, पर इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम रिसेंट पास्ट में रहते हैं। सो 1917 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशन आता है जिसे कहते हैं बेल्फर डेक्लेरेशन, बेल्फर। सो बेसिकली आर्थर बेल्फर वाज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन। उस डेक्लेरेशन में क्या बोलता है ये कहता है कि हम ना पैलेस्तीन को नेचुरल होमलैंड बनाएंगे ज्यूज का। इसका आइडिया क्या था, जैसे हम ज्यूज की फेवर में बात करेंगे तो जो यूएस और रशिया में ज्यूज है ना, जो ज्यूज कम्युनिटी है, वो हमारे फेवर में आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे अभी वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक था। उसे लगा ज्यूश कम्युनिटी हमारे फेवर में आ जाएगी। प्लस अगर पैलेस्तीनियन उस रीजन में, पैलेस्तानी के रीजन में अगर हम इजराइल एक देश बनाएंगे और अपने लोग वहां पर जाकर रहेंगे, तो जो सुएज कनाल है इजिप्ट में, उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं, बिकॉज सुएज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेल्फर डिक्लेरेशन। इसके बाद क्या इनिशियल जो बूस्ट था इजराइल का, वो यहां मिला बेल्फर डिक्लेरेशन से। दूसरा क्या हुआ, 1920 में एक इंस्टीट्यूशन बनता है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस है, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी, हालांकि वो फेल हो गई। अब लीग ऑफ नेशंस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि भाई जो ये एरिया है ना, जिनके ऊपर पहले हम राज करते, जो पहले कॉलोनीज थी, अभी ये इतनी डेवलप तो हुई नहीं है कि अपने आप सस्टेन कर पाए। तो जो बड़ी पावर्स जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्चुगल, स्पेन, इनको ना इन छोटी छोटी कॉलोनीज को ना इनका मैंडेट देते। मैंडेट का मतलब रख रखाव करना बस। और उस रख रखाव में पैलेस्टीन किसको मिला, ऑब्वियसली ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन जहाँ पर जाएगा तो आप सोच लो, रख रखाव तो देख रेख तो क्या ही करेंगे उन्होंने, एक्सप्लॉयटेशन करना। सो जैसे ही पैलेस्तीन मैंडेट बना ब्रिटेन का, और ज्यूज वहाँ पर जाने लगे। रही सही कसर नाजी जर्मनी ने पूरी कर दी। हिटलर ने होलोकॉस्ट स्टार्ट किया एंड अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड इन नाजी जर्मनी।
जो बचे कुछ थे वो भी जाना शुरू कर दिए। तो फाइनली क्या होता है, 1948 में इजराइल वाज बोर्न एज ए नेशन, और नो डाउट यूएस ने सपोर्ट किया। अब आप एक मैप दिखाता हूं मैं आपको, आप देखना, सी हियर, ये है पैलेस्टीन 1948 में, ये ग्रीन है पैलेस्टीन, और वाइट वाइट डॉट जो दिख रही है ये है इजरायली सेटलमेंट्स। और अब आप यहां पे आ जाओ 2012 में, इजराइल कितना हो गया और पैलेस्टीनियन कितने रह गए। अब कोई आपके पास आके रहम की भीख मांगे और आप गुडविल में क्या करो, उसको अपने घर का गेस्ट रूम दे दो, यार ठीक है थोड़े दिन के लिए रह लो यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद वो आपकी लॉबी में घुस जाए, 4 महीने बाद आपके किचन में, और 6 महीने बाद आपके बेडरूम में घुस के कहे कि झोला उठाओ और चल दो। हालांकि जिसका ओरिजिनल डायलॉग था वो अभी तक नहीं गया है, पर वो आपको कह रहा है कि आप चल दो, तो कैसा फील होगा आपको। पैलेस्तीन के साथ यही हुआ, जबरदस्ती बनाया गया नेशन, जबरदस्ती। और आइडिया क्या है, वही पाकिस्तान, जो मैंने एक वीडियो में बताया था, वाई वेस्टर्न पावर्स फेवर पाकिस्तान, क्योंकि उनको एक ऐसा लैंड चाहिए था जहां पर बैठ के वो यूएसएसआर, अर्स्टवाइल और चाइना के ऊपर नजर रख सके। सिमिलरली इस रीजन में जो ऑयल रिच रीजन है, उनको एक बेस चाहिए था। बेसिकली इजराइल के आउटपोस्ट ऑफ यूएस ही है, इजराइल जस्ट एन आउटपोस्ट ऑफ यूएस ही है वो। उनको एक ऐसा रीजन चाहिए था जहां पर बैठ के वो सुएज कनाल और जितना भी ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है इन पर नजर रख सके। दुख नहीं होगा पैलेस्टीनियंस को। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा रोल प्ले कर दिया। अब हर एक ग्रुप, हर एक पार्टी में ना एक गरम दल होता ही होता है, फूक देंगे, जला देंगे, इस टाइप के गरम दल। अब जब 1970 के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे भी गरम दल के सदस्य थे, उनमें से एक था महमूद अहमदी निजाद। अब उसने एक स्टेटमेंट दे दी दैट वी विल वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द बुक्स ऑफ टाइम, समय के पन्नों से इजराइल को हटा देंगे। दूसरा आया, बोला इनका नाम और निशान मिटा देंगे। अब जब ऐसी बातें कोई करेगा ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो राइवल पार्टी उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा। इजराइल ने चलाना शुरू कर दिया, हमें खतरा है, हमें खतरा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है हमारे ऊपर। और उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को का ग्राउंड बना के इजराइल बार बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हर्ट करता है। पता नहीं कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके मारे गए मोसाद के द्वारा। मोसाद एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे हमारी रो है, कितने ही आर्मी के जनरल्स मार दिए इजराइल ने कि हमें खतरा है, हमें खतरा है। हालांकि फिलहाल सिनेरियो देखा जाए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ईरान को इजराइल से ज़्यादा है, लेकिन एक्सक्यूज उनका क्यों, क्योंकि ऐसी बातें बोली हुई हैं, गलती करी वो बोल के। अब न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसी चीज़ है जो सेफ्टी इंश्योरेंस का काम करते हैं। सेफ्टी इंश्योरेंस कोई यूज़ नहीं करने वाला इसको, लेकिन सेफ्टी इंश्योरेंस है। कैसे? इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया। जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तभी ये वेस्टर्न पावर से खिलाफ हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक ट्रीटी है जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी कहते हैं इसको, एनपीटी। इंडिया ने भी ये ट्रीटी कभी साइन नहीं की, क्योंकि इंडिया कहता है कि ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे? कि ये ट्रीटी जो है, जो हॉरिजॉन्टल पेनिट्रेशन है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वो तो अवॉइड करती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि कोई नया देश न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। लेकिन जहां पर तक बात वर्टिकल प्रोलिफरेशन की है, इसको अवॉइड नहीं करती। वर्टिकल का मतलब क्या? कि जिनके पास है वो चाहे कितने मर्जी बनाते रहें। सो आर्टिफिशियली हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये दो कैटेगरी बना दी गई कि जिनके पास है वो तो हैं, बाकी और कोई नहीं बनाएगा। भाई ऐसा क्यों? इसका अल्टरनेटिव इंडिया ने दिया कि भाई आप क्या करो, कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दो। कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड हम भी हमारे दे देंगे आपको। अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है कल परसों ही कि इंडिया के पास लगभग 180 न्यूक्लियर वारहेड है, पाकिस्तान के पास 170, यूएसएसआर के पास शायद 5479 और यूएसए के पास 5100 के राउंड है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया कह रहा है हमारे लिए जो 180, पर आप अपने भी तो खत्म करो ना। अपने खत्म नहीं करने, आप मत बनाओ। दिस इज प्योर डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया ने कभी ये एनपीटी साइन नहीं किया, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स आर सेफ्टी इंश्योरेंस। एग्जाम्पल आपके सामने, गद्दाफी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, क्या हुआ? यूक्रेन ने 93 में अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर कर दिए, उसके साथ आज क्या हो रहा है? सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ? न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। लेकिन किम जोंग उन
नॉर्थ कोरिया का, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो सर्वाइव कर रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम किसकी क्रिएट की हुई है? वेस्टर्न पावर्स की। और वाई? बिकॉज दे ऑलवेज फॉलो डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स। हमारी डेमोक्रेसी अलग, आपकी डेमोक्रेसी अलग। स्टक्सनेट वायरस, हालांकि वायरस बोल देते हैं उसको, था वो कंप्यूटर वॉर्म, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर। 2010-11 की बात है। अलेजिडली मेड बाय यूएसए एंड इजराइल, आर्ग्यूएबली द मोस्ट डेंजरस कंप्यूटर मालवेयर। उसने क्या किया? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को पेनिट्रेट किया। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या, जैसे यूरेनियम 2 टाइप का होता है, 230 235। सो एनरिचमेंट करते हैं 235 की, बिकॉज फिजाइल 235 ही होता है। अब एनरिचमेंट करके जब तक 90% या अबव नहीं जाएगा ना, तब तक न्यूक्लियर बम बन नहीं सकता। वायरस ने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज मशीन का टेम्परेचर बढ़ा दिया और ब्लास्ट। 30 साल से मोसाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करता आया है। अब ईरान को पता है अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे तो जैसे मुसद्दिक की गवर्नमेंट गिरा दी गई थी, आगे भी गिरा दी जाएगी, कोई श्योरिटी नहीं है। तो सेफ्टी इंश्योरेंस हमें चाहिए, और वो सेफ्टी इंश्योरेंस क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। सो ये सारी बातें समझने के बाद यू ऑल पीपल आर स्मार्ट इनफ कि आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस करिए कि इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में असली पापी कौन है, असली कल्प्रिट कौन है। ठीक है? और जो भी आपके क्वेश्चंस हो या जो भी आपकी क्वेरीज हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।